कितने होते हैं, कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और इसके एक्सटीरियर एंगल, अगर आप इसकी ये लाइन प्रोसीड कर दें तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर ट्रायंगल आप ऐसे बना रहे हैं, हम ये लाइन प्रोसीड करते जा रहे हैं, आप इस लाइन को प्रोसीड कर दें, ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इसी तरह आप थर्ड लाइन को प्रोसीड कर दें, ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रायंगल के तीनों एजेस के ऊपर मैंने 3 एक्सटीरियर एंगल बना कर दिखा दिए। इंटीरियर एंगल भी 3 होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो भी 3 ही होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं 4 साइडेड क्लोज फिगर को। उसमें हमने पढ़ा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, ये सब, रोम्बस, ये सब हमने किसमें पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी होती हैं, 4। मैं इस वक्त स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, वो देखें। स्क्वायर क्या था, एक ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर शेप थी जिसकी चारों साइड्स बराबर थी। इसकी साइड्स कितनी थी, 4। और इंटीरियर एंगल कितने थे, वो भी आपके पास कितने थे, 4। वो कितने थे आपके पास, इंटीरियर एंगल भी आपके पास कितने थे, 4 थे। इसी तरह इसके भी एक्सटीरियर एंगल 4 ही होते हैं। जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180। अगर आप इंटीरियर एंगल्स को सम अप करें तो आपके पास आंसर कितना आता है, 180। लेकिन अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें, तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 360। तो आपके पास जवाब कितना आएगा, 360। आज हमने यही देखना है कि कोई भी शेप हो, उसके बाद 4 साइडेड के बाद हमारे पास आ जाती है पेंटागन। पेंटागन क्या होती है, 5 साइडेड फिगर। ये मैंने पेंटागन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5। ये मैंने पेंटागन ड्रॉ किया जिसकी 5 साइड है। इसके इंटीरियर एंगल देखें, 1 2 3 4 और 5। इसके इंटीरियर एंगल भी कितने हैं, 5। अब अगर आप हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे तो उसकी साइड्स कितनी होंगी, 6। और उसके इंटीरियर एंगल कितने होंगे, वो भी 6 ही होंगे। जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। हेप्टागोन की कितनी साइड्स होती है, 7। और उसके इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 7। ऑक्टागोन के 8, नैनागोन के 9 और डेकागोन के कितने होते हैं जी, 10 होते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, वो जरा गौर से सुन लें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। अगर आपके पास एक पॉलीगॉन है जिसकी n साइड्स है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, 6 है, 7 8 9 10, ये n आपका कुछ भी हो सकता है, 3 से बड़ा कुछ भी होगा। या तो 3 होगा, या तो 3 से बड़ा कुछ भी हो जाएगा। तो उसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके आंसर कितना आएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 1। n आपके पास क्या है, उसकी साइड है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल को देखना चाहूँ तो ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 3। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो 3-2 मल्टीप्लाई 180। 3-2 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई 180। तो 180 मल्टीप्लाई 1 आ गया 180। इसका मतलब है कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 180, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप n को 4 लेना चाहते हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, n की जगह आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4। 4-2 मल्टीप्लाई 180। 4-2 होता है 2 मल्टीप्लाई 180। 2 इंटू 180 कितना होता है, 360। इसका मतलब है कि किसी भी 4 साइडेड वाली फिगर, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, काइट है, रोम्बस है, कुछ भी है, अगर उसकी 4 साइड्स हैं तो उसके चारों एंगल्स को ऐड करके आंसर कितना होना चाहिए, 360। समझ में आ रही है आप सबको बात। अब इसी तरह पेंटागन की तरफ आप आ जाए। पेंटागन की कितनी साइड्स होती है, 5। तो 5-2 आ जाएगा 3। तो 3 को मल्टीप्लाई 180 करें, आपके पास पता चलेगा कि पेंटागन के पांचों एंगल्स को ऐड करके आंसर कितना आना चाहिए। ये आपको एमसीक्यू में, और आपका ये एक्सरसाइज 11C का पहला सवाल भी यही है कि आपको बता दिया है कि जी साइड्स कितनी है
और आपने बताना है कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके आंसर क्या आएगा। मुसफ, आर यू देयर? मुसहफ, मुसहफ और ताहिर आमिर Yes. अपना ऑन करें। मुसहफ, आप एक्सरसाइज 11C का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे लिए? Yes. जी मुसहफ पढ़ें, क्या लिखा हुआ है 11C का फर्स्ट क्वेश्चन? Find the sum of the interior angles of each of the following polygons. आपको पॉलीगॉन्स की साइड बता दी गई है। अगर आप सब, मुजम्मिल अपनी बुक पे देख लें, कलीम आप भी अपनी बुक पे देखें। अब एक्सरसाइज 11C का फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया हुआ है। आपने इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है अगर आपको साइड्स बता दी गई हो। फर्स्ट पार्ट में आपके पास साइड्स कितनी दी हुई है मुसफ? कितनी? फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है उसमें कितनी साइड दी गई है? 11. 11C का हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें दिया है कि जी 11 साइडेड पॉलीगॉन, ये लिखा हुआ है मुसफ। Yes. 11 साइडेड पॉलीगॉन, तो हमने लिखना है कि जी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। फॉर्मूला आपके पास क्या था? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब n आपके पास साइड्स थी और साइड्स आपके पास कितनी आ गई? 11। तो n की जगह पे 11 पुट कर दें। 11 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 कर दें। 11 - 2 कितना होता है? 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 180 करें। 9 8 are 72। 9 और 7 कितने हो गए? 16। तो आपके पास आगे 16 20। आई होप मेरी मल्टीप्लिकेशन था जिसमें आपको साइड्स बता दी गई हैं और आपने बताना है कि अगर आप उस 11 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आपके पास, आपने फॉर्मूला यूज किया, आपके पास आंसर कितना आता है? 11 16 20। अगर 11 साइडेड पॉलीगॉन हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आता है? 16 20। तबीन, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुआ। मोहम्मद शामिर, शामिर अपना कैमरा ऑन करके बैठे। मुजम्मिल, मुजम्मिल बी पार्ट बताएं जरा, क्या लिखा हुआ है 11C का बी पार्ट? मुजम्मिल पहले माइक ऑन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट बताना है। टीचर कहना क्या है? 12 लिखा हुआ है, 12 साइडेड पॉलीगॉन। 12 साइडेड पॉलीगॉन। मुजम्मिल, आप बता सकते हैं कि आप ये सवाल कैसे करेंगे? अगर 12 साइडेड पॉलीगॉन आ गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्या टीचर? मोहम्मद शामिर बताएं, पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? Teacher. कलीम, आपने आंसर करना है अब। अगर आपके पास 12 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे? टीचर पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज फिर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में n-2 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई 180। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के 11 माइनस n की वैल्यू करेंगे 11 और -2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और
मल्टीप्लाई बाय 180 कलीम और वो की बात माइनस सुनो करके। कलीम, अब सवाल में तो 11 है ही नहीं हमारे पास, तो सवाल ही 12 है। अब और आप n की टीचर जगह 11 क्यों 12 लगा रहे हैं? कलीम, अब और हमारे पास सवाल में 11 तो है ही नहीं, अब हमारे पास सवाल में 12 है, तो हम 11 क्यों लगाएं? टीचर 12 पुट करेंगे। हाँ जी, हम लिखेंगे 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 12 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 180 में 1800 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। अपने माइक को ऑफ करके बैठे। टीचर मुझे फॉर्मूला की समझ नहीं आई। फॉर्मूला आपके पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू n minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड 11 साइड्स थी तो मैंने n की जगह 11 पुट कर दिया। बी पार्ट में आपके पास 12 साइड्स हैं तो आप n की जगह क्या पुट कर देंगे? 12 पुट कर देंगे। सी पार्ट में n की जगह क्या लिखा हुआ है? सी पार्ट में लिखा है 15। सी पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है? 15 साइडेड पॉलीगॉन। और डी पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? 20। 20। तो आप सी पार्ट में n की जगह 15 पुट कर देंगे, डी पार्ट में n की जगह क्या पुट कर देंगे? 20। फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा। ओके। इसका मतलब है कि 11C एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। आप सब ने क्या करना है? 11C का क्वेश्चन नंबर 1 अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और ये फॉर्मूला अब आप लोगों ने नहीं भूलना कि अगर आपको भूल गया है कि किसी भी साइड का इंटीरियर एंगल, किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। मैंने भी आपको ट्राइंगल के लिए निकाल के दिखाया। ट्राइंगल के लिए हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं यूज किया, हमने खुद याद किया हुआ कि उसके लिए 180 आएगा। लेकिन अगर आप ट्राइंगल के लिए भी यूज करना चाहें तो n की जगह आप क्या लगा देंगे? 3, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या आ जाएगा? 180। इसका मतलब है एंगल की इंटीग्रल कौन सी है? 180। ऐसे ही है स्क्वायर के लिए, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, हेप्टागन के लिए आप लोगों ने काम करना है। 7C के क्वेश्चन नंबर 1 के और काम एंगल के लिए हो जाएगा। फिर एक बार आपने n को 4 लेके सॉल्व करना है, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए हो जाएगा जिसके एनी 4 साइडेड फिगर, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, जो भी है। फिर n को 5 लेके सॉल्व करना है, यानी कि पेंटागन के लिए सॉल्व करना है। फिर n को 6 लेके यानी कि हेक्सागन के लिए, n को 7 लें, हेप्टागन बन जाएगी। n को 8 लें तो क्या बन जाएगी? ऑक्टागन। ओका 9 लें तो क्या बन जाएगी? नैनोगोन। और n को 10 लें तो क्या बन जाएगी? डेकागोन। तो ये इन सब के लिए आपने ये काम करना है। 3 से शुरू होकर 10 के लिए। अगर आप ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम निकालें तो क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल का निकालें तो क्या आता है? पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन, सब के इंटीरियर एंगल्स का आपने सम मुझे निकाल के बताना है कि ये क्या था। आज के लिए आपका यही होमवर्क है। आज आपने क्या करना है? 11C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। उसके अलावा आपने इसी फॉर्मूले में n को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेना, यानी कि इन शेप्स के लिए आपने बताना है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, पेंटागन का सम कितना होता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इन सब के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है?
वो आपने फॉर्मूले के थ्रू मुझे निकाल के सॉल्व करके बताना है, ऐसे ही। अब आज की क्लास का एक और अहम एमसीक्यू, एक तो ये एमसीक्यू था आपके लिए और एक और एमसीक्यू है। अगर आपने इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो और अगर आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर कितना आता है 360 डिग्री। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 360। एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 पर रहेंगे चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो। दोबारा से देख लें, आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है। जी क्लियर नहीं दिख रहा। आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर आप उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना चाहें तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा 360 आएगा। उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू आपके पास क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। आप किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स को, एक्सटीरियर क्या होते हैं, बैरूनी बाहर वाले एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा 360। लेकिन अगर आप इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड यहाँ पर क्या है आपके पास लिए साइड्स हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप ये सारा काम और ये 2 एमसीक्यूज याद कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। ये सारा काम आप लोगों ने करके आना है। अगर आज की क्लास के लिए कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। मुसफ, Yes. मुसफ आज की क्लास के लिए कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? No. मुसफ आप Yes. जरा प्लीज मुझे रिमाइंड करवाएंगे कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है? रेगुलर की इक्वल साइड्स होती हैं और इरेगुलर की इक्वल साइड्स नहीं होती। नहीं मुसफ, आप थोड़ा कुछ मिस कर गए हैं। रेगुलर पॉलीगॉन आपके पास क्या होती है, एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। जैसे आपके पास पेंटागन है, पेंटागन 2 तरह की होती है, एक तो रेगुलर होगी और दूसरी इररेगुलर होगी। अगर तो पेंटागन रेगुलर है तो उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, लेकिन अगर इररेगुलर है तो उसकी कुछ एंगल और कुछ साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। इसी तरह हेक्सागोन भी 2 तरह की होती है, एक तो रेगुलर होगी और एक इररेगुलर होगी। रेगुलर होगी तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, but if it is an irregular hexagon then all sides and all angles will not be equal। कोई एक भी इक्वल ना हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, इरेगुलर हेक्सागोन कहेंगे। ये सारी शेप्स आपके पास ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागन, ये सारी आपके पास जो है ना डेकागोन तक सारी रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करना था। तो मैंने कहा आज ही आप लोगों से पूछ लें कि आप लोगों को याद है या नहीं है कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है। मुसफ, इसके अलावा कोई बात आप पूछना चाहते हैं मुझसे? क्या क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना? नहीं मुसफ, आज इतना ही काम। जिनो मुजम्मिल, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? मुजम्मिल, कोई सवाल पूछना है आपने? मुजम्मिल, आज तो होमवर्क आप आसानी से कर लेंगे। मुजम्मिल, ये होमवर्क करना है आपने, मैं लाजमी चेक करूंगी। कलीम,
एक्सक्यूज मी टीचर। जी कलीम, टीचर हमने तो कॉपीज स्कूल में जमा करवाई हुई है। तो आज आपकी डेट है कॉपीज वापस ले लें, क्या आप कॉपी ले हैं स्कूल से? ओके। कलीम अब ये काम हो जाएगा आपसे? होमवर्क ज्यादा यस मुश्किल तो नहीं? टीचर। नो टीचर। ये होमवर्क आपने जरूर करना कलीम, होमवर्क बहुत आसान है आज का। ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 सर। नहीं शामिर, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये आपका 11C का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क दिया है और मैंने कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन आपकी एक्सरसाइज में यूज होगा। तो ये वाला काम आप लोगों ने लाजमी करके आना है क्योंकि ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होना है। शामिर अब आपसे होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क ना करने की कोई वजह तो नहीं है? समझ में आया? यस टीचर देगा। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अब आपको? नो टीचर। कोई सवाल पूछना है अपने शामिर? कोई डिफिकल्टी आपको रह गई हो? नो टीचर। उमा राशिद, उमा, होमवर्क में कोई प्रॉब्लम या आपको कोई चीज अभी भी डिफिकल्ट लग रही हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। नो टीचर थैंक यू। मरियम मुजीब, मरियम आर यू देयर? मरियम मैंने आपका होमवर्क चेक किया है, आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है और ये होमवर्क आज आपको लाजमी करना है। ऐसा आप होमवर्क कर लेंगी तो बहुत आसानी रहेगी, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप होमवर्क पेंडिंग करती जाएंगी तो होमवर्क आपका बढ़ता जाएगा। होमवर्क अपना लाजमी कंप्लीट करें। आई होप मरियम आप एक्सरसाइज 11C वाला काम आज कर लें, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये n को 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला काम आप सबने लाजमी करना है क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है। कलीम अपना माइक ऑफ करें। कलीम, क्लास 7 अब आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना हो, किसी भी किस्म का सवाल आपके 11C के होमवर्क के रिगार्डिंग, तो आप लोग प्लीज खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। ताहिर, मैंने आपसे पूछा नहीं, ताहिर कोई सवाल पूछना है आपने? ताहिर आर यू देयर? यस ताहिर, होमवर्क समझ में आ गया? होमवर्क क्या मिला आपको, बता सकते हैं मुझे होमवर्क क्या मिला है? अच्छा, एक मिनट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ताहिर, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई बट मैं होप कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि होमवर्क क्या मिला हुआ है। आपने एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, उसमें n को 3 से लेके 10 तक बारी बारी सारा कुछ पुट करना है और आपने बताना है कि हर शेप के जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। क्लास 7 में से किसी ने कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लें, खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। ताहिर, अगर आप खुद को अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दें कि आपको होमवर्क समझ में आ गया है और आपने कोई सवाल नहीं पूछना तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाए। आई डोंट नो कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। यस टीचर, समझ आ गया। वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए। ताहिर, होमवर्क कर लेंगे, होमवर्क तो नहीं मिस करेंगे? नहीं टीचर। होमवर्क लाजमी कर ले, होमवर्क पेंडिंग होगा तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जानी है फिर। यस 11C टीचर। इतनी difficult नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, 11C आसान है।
रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स को हमने डिस्कस करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ये सिर्फ 3-4 चीजें डिस्कस करनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। टीचर जी पूछें रोमा। टीचर मुझे एक्सरसाइज 11B में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। 11B में क्या प्रॉब्लम है रोमा? टीचर मुझसे एंगल नहीं फाइंड होते। रोमा मुझे पता है कि आपका चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10 ये दोनों चैप्टर जो है ना इस बुक के डिफिकल्ट मोस्ट चैप्टर हैं। डिफिकल्ट मोस्ट इसलिए हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए इन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए। जब आप एक सवाल को बार बार करेंगे ना, ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। अंदाजा है मुझे कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो है ये दोनों डिफिकल्ट हैं, लेकिन इनको करने का सबसे जो है ना आसान तरीका यही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अपना प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा देना, सवालों को बार बार हल करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, अदरवाइज ये इसको करने का कोई और तरीका नहीं है। आप कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में आपको होमवर्क कम से कम दिया है, क्योंकि सारे सवाल मेरे solve करने वाले थे। मुस्तफा आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ तो फिर आपका माइक क्यों ऑन हो गया? ये भूल गया था कि माइक कौन है। चलें कोई बात नहीं।